हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए CDS 1 2023 जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए वन शॉट बायोलॉजी की वीडियो लेकर आया। इस वीडियो को आप रिवीजन बेसिस पे देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी से CDS के एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल साइंस से कितने पूछे जाते हैं, अराउंड 30 to 35। मतलब 1/3 क्वेश्चन बायोलॉजी, इनफैक्ट 1/3 से भी ज्यादा है। ठीक है। तो बायोलॉजी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत इजी है। और आज मैं आपको जिस हिसाब से समझाऊंगा आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे डिटेल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट सारी परेशानियां सब सॉल्व हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी में हमें कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है। देखो, सेल की डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी की। जब सेल डिस्कवर हो गया तो फिर हमारे साइंटिस्ट या हमारे जो भी उस समय के जानकार लोग थे, ज्ञाता लोग थे, उन्होंने जानना चाहा कि सेल के अंदर होता है। तो यूजुअली सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं बट तीन बेसिक कॉमन एलिमेंट होते हैं जो कि हर सेल में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। वो तीन बेसिक एलिमेंट क्या है? थ्री बेसिक एलिमेंट। क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा दूसरा क्या है? न्यूक्लियस, हर सेल में होता है। और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हर सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये आपको, चाहे सेल आपका एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे ह्यूमन का सेल हो, ये तीनों चीजें आपको हर सेल में देखने को मिलती है। ठीक है। अब एक एक करके पहले इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है? ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों बेसिकली एक आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। ये सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसे ध्यान रखना बच्चों और ध्यान से इन सारी चीजों को समझना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल। ठीक है। ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। जैसे सपोज करो ये आपका एक सेल है। ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, बाकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है लेकिन मैं उन्हें बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा रुको मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। दोबारा मैं स्टार्टिंग से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये पूरा टॉपिक ढंग से समझ आए। ये आपका एक सेल है। ठीक है। उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइड में आपका लिक्विड कंपोनेंट, आपका साइटोप्लाज्म।
ठीक है। अब देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको एक एक सारी चीजें ध्यान से समझो। सबसे पहले अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये लेयर सबसे बाहरी लेयर होती है सेल की। ये लेयर सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? हमने दो चीजें तो देख ली। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सेल को सेपरेट करती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से वो बाहर से अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने देती है। ये एक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये बहुत सेलेक्टेड चीजों को, ये नहीं कि सबको अंदर बाहर करने देगा ना। बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को ये अपने अंदर से इन आउट करने देता है, अपने अंदर से पैसेज करने देता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब एक और चीज देखते हैं। देखो, अब यहां से क्या बेसिकली इन आउट होता है ज्यादातर? यहाँ से आपके गैसेस और वाटर का ये अंदर बाहर गैसेस और वाटर करते रहते हैं। अच्छा, जब गैस आपके अंदर बाहर करेंगे तो उसे क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जब वाटर आपका अंदर बाहर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। जब इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से गैस आपका मूवमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जब वाटर मूवमेंट करता है तो उससे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है। इसे ध्यान रखना। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है, अब मैंने इस मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। अब ये मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी रहती है? ये मेम्ब्रेन आपकी लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी रहती है। इसे ध्यान रखना, पूछ लेता है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी रहती है। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना ही था जो कि आपसे पूछा जाए। अब एक कॉन्सेप्ट है सेल वॉल का। सेल वॉल का, आपका सेल वॉल जो होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। सेल वॉल आपका, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। आप देखोगे कई जगह कि इसमें ऑप्शन देता है चिटिन, एक ऑप्शन देता है चिटिन, एक सेलुलोज, एक लिपिड और प्रोटीन दे देता है। ऐसे अलग अलग ऑप्शन देते हैं। लेकिन आपका जो ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। अच्छा, अब सेल वॉल कहाँ होता है? सेल वॉल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल सी होती है। उस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये प्लांट सेल में ही क्यों होती है? ये प्लांट सेल में बच्चों ये इसलिए होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। ये सेल वॉल का मेजर फंक्शन होता है। सो इतना ही था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। ठीक है। सेल वॉल सेल पर से प्लांट सेल में होगा, सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। ठीक है। अब अगला टॉपिक, न्यूक्लियस। है ना, मैंने कहा था कि ये तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये हर सेल में आपको देखने को मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमोसोम्स रॉड शेप स्ट्रक्चर में बट जाते हैं। ठीक है। क्या? व्हेन
व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम chromosomes are visible as rod shaped structure। देखो, न्यूक्लियस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसको बताऊं। ठीक है, उससे पहले ये समझ लो कि जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमोसोम हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है। तो क्रोमोसोम आपका डीएनए एंड प्रोटीन, इनसे मिलके बना रहता है। अब क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज क्रोमोसोम कंटेन, बता सकते हैं क्यों। देखो, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डीएनए कंटेन करता है। डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो आपके जी आपका इंफॉर्मेशन, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, जब आपका क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा होता, देन इट इज विजिबल एज, ये जो होता है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हेन सेल इज नॉट, व्हेन सेल डू नॉट डिवाइड, देन इट इज प्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, जब सेल आपका डिवाइड होता है तो ये आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखेगा। ठीक है, जब सेल आपका डिवाइड हो रहा होता है तो ये आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखेगा। और जब नहीं होता, नॉर्मल रहता है, तो यह जो हमारा क्रोमोसोम है ये क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो साइटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ फ्लूइड मीडियम, इट इज अ फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं बताता हूं ये क्या है। सपोज करो ये आपका सेल है, ठीक है, इधर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए और ये प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म के बारे में देखो, सेल के अंदर, सेल के अंदर एक फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट होता है जहां पे आपके बाकी सारे ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो फ्लूइड मीडियम होता है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड मीडियम को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बस, साइटोप्लाज्म में आपको याद रखने के लिए बस इतना ही, याद रखने के लिए या समझने के लिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सेल में और क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब और क्या क्या सेल के अंदर आपको चीजें देखने को मिलती है और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले हम देखेंगे और समझेंगे अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये बेसिकली आपका सेल में एक मैन्युफैक्चरर का काम करता है। ठीक है। ये सेल में मैन्यू एक मैन्युफैक्चरर का काम करता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दो पार्ट से मिलकर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहता है। रफ रफ को हम मतलब रफ क्यों कहते हैं? ठीक है। इसको हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओवर इट। रफ एंडोप्लाज्मिक जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वो राइबोसोम का काम क्या होता है? दे सिंथेसाइज या दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में उस राइबोसोम का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या बनाता है? ये आपका बता सकते हो क्या बनाएगा? ये आपके लिपिड्स की फॉर्मेशन में रोल निभाता है। ये आपका लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल टू फंक्शन इजिली। ये ताकि सेल हमारा इजिली फंक्शन कर सके इसलिए ये लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स ये सेल के प्रोसेस में सेल की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ये पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी अपना रोल निभाता है। तो ये हो गया आपका अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आपको पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। देखो एग्जाम में कई बार हमने देखा है कई एग्जाम में चाहे वो सीडीएस हो एनडीए हो सीएपीएफ हो एफकैट हो ये इनफैक्ट एसएससी के एग्जाम भी हो उसमें पूछा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप रफ क्यों कहते हो? तो भाई उसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। स्मूथ स्मूथ क्या मैन्युफैक्चर करता है? वो लिपिड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में बेसिकली एक फैक्ट्री है। ठीक है। जो अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अगला है सेल ऑर्गेनेली गोल्गी अपैरेटस। अगला सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी अपैरेटस। अच्छा अब ये गोल्गी अपैरेटस क्या है? तो भाई ये गोल्गी अपैरेटस आपका सेल में बेसिकली एक मूवर और पैकर आपने देखा होगा। मूवर और पैकर एक बिजनेस है मतलब लोग करते हैं कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अपने सामान को मूवर और पैकर वालों को देते हैं। वो मूवर और पैकर वाले उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर देता है ना? गोल्गी अपैरेटस का भी वही काम है। ये एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह देता है। तो गोल्गी अपैरेटस का बेसिकली काम क्या है देख लेते हैं। देखो मोटा मोटी इसका फंक्शन यही है मूवर और पैकर का। लेकिन अब हम इसको फाइन करके एकदम प्रिसाइज वे में देखते हैं। तो इसका फंक्शन है स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स।
स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका काम है ये प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना और पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना। उसका दूसरा क्या काम है, दूसरा काम देखते हैं इसका। तो बच्चों इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, और तीसरा इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी रोल निभाता है। इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, ये लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी अपना रोल निभाता है, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अभी तक हमने दो सेल ऑर्गेनेली देख लिया। अब अगला सेल ऑर्गेनेली देखते हैं। तो जब लाइजोसोम की बात हो ही गई है तो क्यों न... जस्ट अ मोमेंट। हाँ, जब लाइजोसोम की बात हो ही गई है तो हम लाइजोसोम को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं हम। तो लाइसोसोम्स जो होता है बेसिकली बच्चों, ये आपका सुसाइडल बैग होता है। अच्छा, इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो, ये लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जब भी सेल मतलब आपका डिसफंक्शनल हो जाता है, ये खराब हो जाता है, तो वो जो एंजाइम है वो बर्स्ट हो जाता है और पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उस कारण लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आपका बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। देखो, जो भी वेस्ट सेल जनरेट करता है उसको लाइसोसोम्स वो क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बट एक टाइम के बाद जब सेल आपका फंक्शन करना बंद हो जाता है, या सेल में कोई दिक्कत आ जाती है कि सेल सही नहीं हो सकता, तो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स बर्स्ट होता है और वो पूरे सेल को भी डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं आपको। when cell gets damaged when cell gets damaged, lysosome burst and their enzymes and their enzymes digest their own cell। वही, देखो, लाइसोसोम बेसिकली बेसिकली आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। ठीक है, इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका सेल जो है, सेल खुद ही डैमेज हो जाता है। सेल में खुद में ऐसी फंक्शंस वो दिक्कतें आ जाती है कि वो फर्दर सही नहीं हो सकता। तो वैसे कंडीशन में लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो बर्स्ट होते हैं और वो पूरे सेल को डिकम्पोज कर देते हैं, उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक, अगला सेल ऑर्गेनेली। तो अगला सेल ऑर्गेनेली है बच्चों हमारा माइथोकॉन्ड्रिया। देखो, आप लोगों को कुछ बायो में पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये तो जरूर ही पता होगा कि माइथोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना? माइथोकॉन्ड्रिया, तो हम लोगों ने बचपन में ही एक वो चीज रट ली है और उसी को हम दोहराते रहते हैं। क्या? माइथोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइथोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब इसको सेल का हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टोर्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इट स्टोर्स द एनर्जी
इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है आपका एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो होता है एटीपी, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और उसके अलावा एटीपी को हम सेल का एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होता है। ठीक है। इट ऑल्सो इट इट ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू मेक देयर ओन प्रोटीन। देखो, मैंने क्यों बोला, ये पॉइंट आपको क्यों लिखवाया, ये बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर का पॉइंट है। ये सीडीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, वो सेल ऑर्गेनली हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। तो पहली सेल ऑर्गेनली कौन सी है हमारी? पहली सेल ऑर्गेनली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों है। ठीक है। दूसरा सेल ऑर्गेनली क्या है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। अगला सेल ऑर्गेनली प्लास्टिड। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते, ओनली प्लांट सेल। ठीक है। ये एनिमल सेल में आपको प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिड्स आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप? क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आपके दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या स्पेशलिटी है? क्रोमोप्लास्ट आपके इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्लांट टू डू फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। दूसरा लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है, इट कंटेन्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स। लीकोप्लास्ट आपका स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुअल्स अपने पास इकट्ठा रखता है। ठीक है। प्लास्टिड्स की एक और खास बात, इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सो ये था आपका, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो ये था कि पूछ रहा था ऐसे दो कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। सो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दो ऐसे आपके सेल ऑर्गेनली हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है। अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में बात करते हैं। लास्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा है हमारा? वैक्यूल्स। लास्ट सेल ऑर्गेनली हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, वैक्यूल्स जो है दे आर दी स्टोरेज। ये आपका गोडाउन है सेल का। सेल का जो भी खाना पीना, जो भी चीजें, जो कुछ भी उसे स्टोर करना है, वो वैक्यूल्स में स्टोर करता है। दे आर दी स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये सेल का गोडाउन है, इसमें सेल अपना खाना पीना, खाना पानी सब कुछ स्टोर करके रखता है।
ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन प्लांट सेल का वैक्यूल्स कवर करता है, वहीं एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है। अच्छा, प्लांट सेल में ये बड़ा क्यों होता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल because it provides turgidity and to plant cell। ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो वैक्यूल का ये इंपॉर्टेंस है। सो यहां तक आपका सेल और सेल ऑर्गेनेली वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है। अब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा टिश्यू। अच्छा, टिश्यू समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ टिश्यू होता क्या है। देखो, लास्ट सेल में हमने समझा कि एक सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमने एक पर्टिकुलर सेल को एक बड़ा माइक्रोस्कोपिक वे में पढ़ा किया। अब हम धीरे धीरे मैक्रोस्कोपिक वे में जा रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक सेल को देख लिया। अब सेल तो हम समझ गए हैं कि सेल होता क्या है। अब सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो क्या होगा, तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या क्या होता है वो देखेंगे। सो वो देखने के लिए अब हम पढ़ते हैं टिश्यू को। टिश्यू जो होता है, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल that perform similar function। Tissues are the group of cell which perform similar function। ठीक है। अब टिश्यू हमें बेसिकली पढ़ना है प्लांट के पर्सपेक्टिव में और एनिमल के पर्सपेक्टिव। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। अच्छा, प्लांट टिश्यू क्या को फर्दर हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम पढ़ेंगे दो पार्ट में, मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो, ये चार्ट मैं बना रहा हूं ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे एक एक पर्टिकुलर टिश्यू तो आपको कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। देखो, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। समझ आ गया। टिश्यू हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में दो प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्टिव में हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है। सो ये तो हो गया आपका प्लांट के बारे में। अब एनिमल टिश्यू देखते हैं। तो एनिमल टिश्यू आपके चार टाइप हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर। पहला, एपिथेलियल। पहला एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट में हमें पढ़ना है अबाउट नर्वस टिश्यू। प्लांट एनिमल टिश्यू, हम चार टाइप के एनिमल टिश्यू देखेंगे। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव
मस्कुलर एंड नर्वस। तो ये हो गया ऊपर से ब्रॉड डायग्राम कि हमें क्या क्या पढ़ना है अभी आने वाले स्लाइड्स। अब एक एक करके हम सारे टिश्यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम देखेंगे और समझेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। और परमानेंट भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। चलो मैं आपको एक प्लांट लेके समझाता हूँ। ये प्लांट की आपकी डाल है, ये इसका, ये है आपका एक प्लांट। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड थर्ड इज योर इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यू जो होता है, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, एपिकल टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ प्लांट, शूट के एंड रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ शूट एंड रूट। तो एपिक एपिकल टिश्यू क्या होता है? एपिकल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि प्लांट के टिप पे और रूट के टिप पे, ठीक है, टिप ऑफ प्लांट और टिप ऑफ रूट। अगर यहाँ पे प्लांट की रूट्स हैं तो रूट के टिप पे और प्लांट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एपिकल टिश्यू का काम क्या होता है? अगर ये टिप्स पे प्रेजेंट है तो इट इंक्रीजेस द हाइट। ये प्लांट का हाइट, प्लांट की लंबाई को बड़ी करता है। ठीक है। एपिकल टिश्यू जो होता है वो रूट के और प्लांट के टिप पे प्रेजेंट होता है, और ये टिश्यू प्लांट की हाइट को बड़ा करता है। दूसरा टाइप का टिश्यू क्या है? तो दूसरा है बच्चों आपका लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ प्लांट। ये प्लांट के आपने देखा होगा, पेड़ों को, पेड़ नीचे से ऐसे चौड़े से होता है। ये चौड़ापन इनमें क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ प्लांट। अब तीसरे टाइप का टिश्यू है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू प्लांट के नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। ये प्लांट के नोड्स पे इंटरकैलरी टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो ये हो गया आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, ए टू जेड सारी चीज। मेरिस्मेटिक टिश्यू में बच्चों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब जानने वाली चीज है कि ये टिश्यू जो होता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट डिवाइड्स इटसेल्फ रैपिडली। इट डिवाइड्स इटसेल्फ वेरी रैपिडली। ये बहुत जल्दी खुद को डिवाइड करते रहते हैं, तभी तो इनको, ये इन इसका काम क्या है बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यू का, कि प्लांट की लंबाई और चौड़ाई को बड़ी करे। सो ये काफी कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, विच हेल्प्स, विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट।
प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल वॉल है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, इट हैज वेरी थिन सेल वॉल। थिन मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है। क्यों होता है ये डेंस? क्योंकि इसका काम है आपका हाइट और प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है। और साइटोप्लाज्म प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है, दे लैक वैक्यूल्स। आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल्स नहीं होता। देखो वैक्यूल्स का काम क्या है, ये खाना और पानी वो स्टोर करके रखता है। ये जो टिश्यू है ये रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं। इनमें इनका काम कोई स्टोर करके वो प्लांट को खाना खिलाने का नहीं है, इनका काम है प्लांट की लंबाई को बढ़ाने का। ठीक है। इस कारण इनमें वैक्यूल्स की कमी होती है। ठीक है। अगला टाइप का टिश्यू है प्लांट में, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू बनता कैसे? तो जब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, व्हेन मेरिस्मेटिक टिश्यू loses its ability to divide, then जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लूज करता है, देन इट टेक्स परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। शेप साइज एंड function, and this process is known as, this process is known as differentiation। और इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो इसको ऐसे समझो। देखो जब प्लांट का जो देखो हमने भी देखा है, अपने घरों में भी देखते हैं हम, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग यंग ब्लड होता है, यंग पीपल होते हैं, वो काफी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, काफी हाई एनर्जी होती है। ठीक है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमने देखा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो कि उतनी, जिनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, उतना उनमें दम नहीं होता, तो वो ज्यादातर ज्यादा घूमते नहीं है, वो एक परमानेंट जगह बैठ जाते हैं। ठीक है। वो एक 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 वो आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है। वो ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते। वैसे ही प्लांट टिश्यू में होता है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक सेल्स अपने यंग डेज में काफी जल्दी वो क्या कहते हैं, काफी जल्दी जल्दी डिवाइड करते थे। ठीक है। एक टाइम के बाद होता यह है कि वो मेरिस्मेटिक सेल्स या वो मेरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देता है। ठीक है। वो मेरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, जिस वजह से आपका जो प्लांट है और वो जो टिश्यू है वो एक परमानेंट शेप साइज और फंक्शन को अक्वायर कर लेता है। जब टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड कर रहे थे तो उनका काम क्या था प्लांट की ग्रोथ में। अब जब वो उनका डिवीजन की एबिलिटी उन्होंने खो दी है, अब वो अपने आप को इतनी क्विकली डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो एक परमानेंट शेप साइज और फंक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। एक परमानेंट शेप में एक एक रफ शेप बना लेते हैं। ठीक है। उनका एक रफ सा परमानेंट साइज होता है जो कि चेंज नहीं होता, और वो एक पर्टिकुलर रोल, एक पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर कर लेता है। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब परमानेंट टिश्यू हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं कि वो क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली आपके तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा,
और तीसरा स्क्रेलन काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि बेसिकली अपने अंदर फूड स्टोर करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोर फूड इन इट। ये अपने अंदर खाना स्टोर करता है पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है। अगर ये खाना स्टोर करेगा तो इसमें स्पेस होनी चाहिए। सो दे हैव स्पेस। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके अंदर काफी स्पेस होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू आपके दो टाइप में होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। क्लोरेन्काइमा टिश्यू हैज क्लोरोफिल इन। ठीक है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल होता है। और एरेन्काइमा टिश्यू, आपको ये जो टिश्यू होता है ये वाटर प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये अपने अंदर एरेन्काइमा टिश्यू अपने अंदर एयर स्टोर करता है। तभी वाटर में आपने देखा होगा कि जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा टिश्यू अपने अंदर एयर स्टोर करता है और एयर उस प्लांट को मदद करता है कि वो पानी के ऊपर तैर सके। ठीक है। दूसरा कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा क्या होता है? इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ये प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कॉलिनकाइमा टिश्यू आपको प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कॉलिनकाइमा टिश्यू प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट टाइप का टिश्यू है स्क्राइलेनकाइमा। स्क्राइलेनकाइमा टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हस्क ऑफ कोकोनट। इसके अंदर जो स्क्राइलेनकाइमा टिश्यू के अंदर जो आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर दी डेड सेल्स। इसके अंदर आपके डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो ये हो गया आपका परमानेंट टिश्यू के बारे में सारी चीजें। अगला है, ये तो हमने सिंपल परमानेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम हेल्प्स, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू जो है ये हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में, ये मदद करता है। और फ्लोएम, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। ये देखो, जाइलम टिश्यू जो है ये हमारे प्लांट में ये आपका पानी और मिनरल्स को ये एक जगह से दूसरी जगह तक आपका क्या कहते हैं, प्लांट में जो पानी है और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। वहीं फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है? ये खाने को, ग्रीन पार्ट देखो, ग्रीन पार्ट तो अपने लिए खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस से। अब जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो कैसे, उसका कैसे काम चलेगा? तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो
आ, खाना जो है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ले जाता है। ठीक है, ये काम है फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एनिमल टिश्यू का कॉन्सेप्ट पूरा वो प्लांट टिश्यू का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम बात करेंगे अबाउट एनिमल टिश्यू के बारे में, कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट एनिमल टिश्यू के बारे में। सो एनिमल टिश्यू मैंने आपको बताया था चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। देखो आप लोग, मेरे को लग रहा है, देखो मे बी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप सोचोगे कि सर अभी तो आप ना पिछले जब सेल्स पढ़ा रहे थे कह रहे थे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखो बच्चों, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, सेल जो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, ठीक है, और टिश्यू फॉर्म करेंगे, तो वो टिश्यू जो है, देखो ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। आपका एक टाइम पे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारे फंक्शन चल रहे होते हैं। अगर एक ही सेल आपका रेस्पिरेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, ठीक है, आपका एक्सक्रीशन भी करेगा, आपका सारे काम एक ही सेल को हम दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी वही करेगा, तब तो यार वो सेल तो पागल हो जाएगा। तो तभी हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ सेल्स को उठाया कि अच्छा, तुम लोग ये काम करो, तुम लोग ये काम करो, तुम लोग वो काम करो। अब जैसे आर्मी में ही देखो, आर्मी में हमारे पास अलग अलग बटालियंस है, अलग अलग चीज, आर्म्स और आर्म्स है, कॉम्बैट आर्म्स है। देखो, इन्फेंट्री का रोल क्या है? पैदल सैनिक है, वो पैदल चल के लड़ाई लड़ेंगे। आर्टिलरी का क्या है? वो तोप से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, और सबका फंक्शन एक ही है। लेकिन अगर मैं एक ही सोल्जर को इन्फेंट्री की भी ट्रेनिंग दूं, आर्टिलरी की भी ट्रेनिंग दूं, उसे टैंक चलाना भी सिखाऊं, उसको वो हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सिखाऊं, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तभी हमने ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बनाया, उनको कहा कि अच्छा, आप सभी लोग इन्फेंट्री का रोल निभाएंगे, आप सभी लोग आर्टिलरी का, आप सभी लोग आर्मर्ड का, आप सभी लोग इंजीनियर्स कहलाएंगे। वैसे ही आपका टिश्यू होता है, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल को उठाया और उनको कहा कि आप एक काम करोगे। ठीक है, तो चलो अब आते हैं दोबारा टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे हम? अबाउट एनिमल टिश्यू, उसमें हम था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू आर बेसिकली अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। ठीक है, दे आर द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। एपिथेलियल टिश्यू आपका चार टाइप के होते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। क्या क्या होते हैं वो चार पार्ट? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, दे आर दी एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट टिश्यू। ठीक है, ये बहुत ही पतली एक एक दो लेयर की ये एपिथेलियल टिश्यू होती है। दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपके माउथ में। ठीक है, आपके वो माउथ में, लाइनिंग ऑफ द माउथ और ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस, विंड पाइप। ये आपको इन दो जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है? देखो, जब काफी सारे स्क्वामस टिश्यू एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर मैं लगा दूंगा, तो वो एक काफी क्या कहते हैं आप इसको ऐसे समझो, स्क्वामस हो गया एक ब्रेड का आपने एक पैकेट खरीदा मार्केट से, उस ब्रेड का एक पर्टिकुलर स्लाइस। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया? जब मैंने एक साथ 8-10 स्क्वामस टिश्यू रख दिया, एक साथ 8-10 ब्रेड रख दिया, तो वो मोटा सा हो गया। उस मोटे टिश्यू को मैं कहूंगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसको थिक लेयर ऑफ स्क्वामस को मैं कहूंगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल।
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको स्किन में देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा टाइप क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका क्यूबॉइडल। सॉरी, ये चार नहीं, ये पांच टाइप होता है, ठीक है, सॉरी। तीसरा हो गया क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल ये क्यूब शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्यूब शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड्स एंड किडनी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हो गया कॉलमनार। कॉलमनार एपिथेलियल। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, यह आपका यह आपका इंटेस्टाइन्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है आपका विली। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। ये इसका एग्जाम्पल हो गया विलाई। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल एरिया में आपको देखने को बेसिकली मिलता है। अगला एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया? ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर ये आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ये आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू के सारी चीजें। अगला टाइप का टिश्यू अब हम देखते हैं। अगला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका काम है कनेक्ट करना। इसका काम है एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करना। उस टिश्यू को हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड आपका एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, वो उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। एक बेसिकली ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका और क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल होगा आपका बोन, लिगामेंट, टेंडन्स। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट इट कनेक्ट टू बोन्स। ठीक है, मे बी अगर आपको ना पता हो। टेंडन्स, टेंडन मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करती है। ठीक है, अगला हो गया कार्टिलेज, और लास्ट में एरियुलर, एरियुलर टिश्यू। ये वेरियस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली दो पार्ट को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप का टिश्यू क्या है? तीसरा टाइप का टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ बॉडी। मूवमेंट इन बॉडी, ये बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के फर्दर तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? स्मूथ मसल टिश्यू, दूसरा स्केलेटल, और लास्ट में कार्डियक मसल। ये तीन टाइप है मस्कुलर टिश्यू के। स्मूथ मसल, इसके बारे में जान लो। दे आर अनस्ट्रेटेड एंड इनवॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी। स्केलेटल, दे आर स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरली मसल्स।
और कार्डियक, इनवॉल्यूंटरी, सिलेंड्रिकल, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू के बारे में। लास्ट में नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप हो गया आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। सो ये हो गया आपका टिश्यू के बारे में, A to Z सारी चीजें। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, देखो, इसको स्टार्ट करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक एक पैटर्न में, एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाऊं। देखो, हम लोग कहते हैं कि जो टाइगर है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा, उससे भी पहले सुनो। देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म है पांच हमने उसको अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यूजुअली हमारे पास 5 किंगडम है, 5 डिफरेंट टाइप के किंगडम है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये जो किंगडम है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट में वो किंगडम से जो नीचे का जो स्टेज है वो होता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम हम एनिमल के केस में कहते हैं और डिवीजन प्लांट के केस में। ठीक है, फाइलम से नीचे क्लास, क्लास से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। तो कोई भी एक, अगर मैं कहूंगा स्पीशीज को अगर मैं पॉइंट आउट करूंगा तो वो किसी जीनस से बिलोंग करती होगी। वो जीनस एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता होगा जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो फैमिली एक टाइप के ऑर्डर में बिलोंग करती होंगी कि इसके 4 पैर हैं, इसके 3 पैर हैं, इसके 2 पैर हैं, वैसे में वो एक क्लास से बिलोंग करता होगा। और वो क्लास फाइलम, और फाइलम देन किंगडम से। अब यूजुअली हमने ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट टाइप के किंगडम में डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम। ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर रखा है। क्या? सबसे पहले मोनेरा, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने इन किंगडम्स को डिवाइड किया है। देन कम्स योर प्रोटिस्टा, देन योर प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है, बता सकते हो कोई? फंगस, देन योर फोर्थ प्लांटे, एंड लास्ट एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स हमारे पास प्रेजेंट।
ये पांच किंगडम्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी अब हम देख ही लेते हैं, जब हमने इतना पढ़ लिया तो, है ना। तो जो मोनेरा होता है, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूटिक सेल्स एंड आर यूनिसेलुलर एंड यूनी मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और दे आर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड टाइप ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल्स, एंड दे आर आल्सो यूनिसेलुलर। ठीक है। अब फंगस, फंगस आपके होते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल और दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या देखा हमने, देखो मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, फंगस आपके मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं मतलब मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है, इनमें सेल वॉल होता है, बट दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांटे, दे आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, हैव सेल वॉल एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लास्ट में एनिमेलिया, एनिमेलिया दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। ठीक है, डू नॉट हैव सेल वॉल एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गए आपके पांच अलग अलग किंगडम्स और उनके उनमें क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो उसके बारे में अब मोनेरा के आपके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मोनेरा के आपके एग्जाम्पल्स होंगे, कोई बता सकता है मुझे, सोचो। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये हो गए आपके मोनेरा के एग्जाम। प्रोटिस्टा के क्या एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं आपके प्रोटोजोआ, ठीक है, एल्गे, डायटम्स। ठीक है, ये आ गए आपके प्रोटिस्टा में। फंगस, देखो फंगस, फंगस में जो सेल वॉल होता है, याद रखना मैंने आपको जब प्लांट सेल भी करवा रहा था तब भी बताया था, फंगस का जो सेल वॉल है वो चिटिन से बना होता है, चिटिन एक सब्सटेंस है उससे बना होता है। फंगस में आ गए आपके ईस्ट, मोल्ड, ठीक है, मशरूम्स, ये आपके फंगस के एग्जाम्पल्स हो गए। प्लांटे में आपको पता ही है, प्लांट्स आ गए, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब एनिमल, ये भी आपके मतलब यूकैरियोटिक हो गए, इनमें सेल वॉल होता नहीं है, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये हो गए आपके डिफरेंट किंगडम्स और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमें फोकस देके पढ़ना है केवल दो किंगडम पे, कौन कौन से दो किंगडम, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अच्छा, प्लांटे का मैं पहले एक चार्ट बना देता हूं, उससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। ठीक है, जब आप ये चार्ट भी अगर आप देख लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, पढ़ लोगे, तो भी आपको, आप समझ जाओ कि आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। नो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट,
डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट। इसमें क्या, ये भी दो टाइप के होते हैं, फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगला डिवीजन किस बेसिस पे होता है? विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, विद स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू एंड विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एंड विद स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू। इसका क्या एग्जाम टाइप हो गया? ब्रायोफाइटा। इस टाइप के प्लांट को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। विद स्पेशलाइज फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से दो पार्ट? डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड प्रोड्यूस सीड्स। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रिडोफाइटा। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इन टाइप के प्लांट्स का नाम होता है फेनेरोग्राम। ठीक है। अब जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी वेरिएशन होते हैं। क्या नेकेड सीड है या कवरिंग है उसके ऊपर, ये मतलब फ्रूट्स हैं? नेकेड सीड या नेकेड सीड है? अगर नेकेड सीड है तो उस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और अगर दे हैव फ्रूट्स इनसाइड देम, मतलब सीड्स इनसाइड फ्रूट, मतलब नॉन नेकेड हैं, तो उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म भी दो टाइप के होते हैं। क्या? विथ टू कॉटिलिडॉन्स, डाइकॉट, एंड सिंगल कॉटिलिडॉन, मोनोकॉट। ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लांट और प्लांट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब हम एक एक करके सारे प्लांट पार्ट्स को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोफाइटा के बारे में। हेलोफाइटा के बारे में। हेलोफाइटा बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पानी में देखने को मिलते हैं। इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होता, मतलब अलग अलग इनका मतलब वो पार्ट्स जो बॉडी पार्ट है, मतलब आप नॉर्मल प्लांट देखो तो उसमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है बस, बट इसमें नहीं होता। नो डिफरेंशिएटेड नो डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स दैट दैट इज रूट स्टेम्स एंड लीव, दैट इज रूट्स स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। इनको हम कॉमनली एल्गे कहते हैं, कॉमनली नोन एज एल्गे। इनको कॉमनली एल्गे कहते हैं। ठीक है। इस टाइप के प्लांट में इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दे आर हिडन, मतलब क्रिप्टोगैमी, दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए?
इसके एग्जाम्पल है आपका उल्वा, चारा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स। थैलोफाइटा के बारे में यही सब कुछ है। क्या ये एक्वेटिक हैं, इनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं है, मतलब इनके रूट स्टेम लीव्स अलग अलग नहीं है। इनको कॉमनली हम एल्गे कहते हैं। और इन ये क्या होता है, दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स विच हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब अगला देखते हैं। अगला ब्रायोफाइटा। देखो, अगला हमारा क्या था, प्लांट जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, मतलब उनके पास अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा वो प्लांट है जिसका वैस्कुलर, वो जिनके पास स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब स्पेशलाइज जाइलम और फोलम नहीं है। ठीक है, दे आर कॉमनली नोन एज प्लांट एम्फीबियंस। दे आर कॉमनली नोन एज प्लांट एम्फीबियंस। दे ऑल्सो हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये भी क्रिप्टोगेमी होते हैं। देखो, ये प्लांट एम्फीबियंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूछा गया है कि कौन से प्लांट को हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। अगला इसके बारे में क्या है, दे हैव नेकेड एम्ब्रियो। नेकेड एम्ब्रियो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मॉस, मर्चेंटिया, ये इन टाइप के प्लांट्स के एग्जाम्पल। तीसरा, पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा ये वो प्लांट है, दे विच हैव differentiated plant parts like stem, stem, leaves, etc. They have differentiated plant parts like stem, leaves, roots, etc. ठीक है, जो हम देखते हैं, हमने नॉर्मल प्लांट जो देखा है, उसके पास स्टेम होता है, रूट्स होता है, लीव्स होता है, ये इनके पास होता है। दे हैव प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा के पास आपका वो वैस्कुलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। देखो, ये जाइलम और फ्लोएम जो है, ये वैस्कुलर टिश्यू है, इनका काम क्या है, जाइलम आपका वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, फ्लोएम आपका फूड। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, फ से फूड, फ से फ्लोएम। और जाइलम बचा हुआ, अगर फ्लोएम फूड कर रहा है तो पानी भी चाहिए, तो पानी जाइलम करेगा। ठीक है, क्रिप्ट पेट्रिडोफाइटा के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं। दे आर ऑल्सो क्रिप्टोगेमी। दे आर ऑल्सो क्रिप्टोगेमी प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स हो गए मर्सीलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। ये पेट्रिडोफाइटा प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए। अगला है हमारा, अगले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म, दे हैव नेकेड सीड्स। ठीक है, इनके सीड, इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब कि देखो, नॉर्मली आपको जो सीड होगा, आपने अगर एप्पल खाया है, आपने मैंगो खाया, आपने देखा है कि सीड ना फ्रूट के अंदर होता है, एप्पल के अंदर होता है सीड। तो वो जो सीड होता है, दे आर नॉट नेकेड, दे हैव सम कवरिंग ओवर देम।
बट जिम्नोस्पर्म जो सीड्स होते हैं दे हैव नेकेड सीड, इनके ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। दे आर पेरेनियल, पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स। दे आर पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए पाइन्स एंड देवदार, ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल होगा। अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या था? एंजियोस्पर्म वो था जिसका सीड जो है दैट आर नॉट नेकेड, दे हैव सम वो फ्रूट ओवर देम। ठीक है, सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन, inside an organ which is modified to become a fruit, which is modified to become fruit। ठीक है, इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टाइप के प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसको फर्दर डिवीजन होता है दो पार्ट में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सो मोनोकॉट का एग्जांपल हो गया आपका राइस, और डाइकॉट का एग्जांपल हो गया टी या मैंगो। सो ये आपका प्लांटे किंगडम के सारी चीजें। अगला टाइप का हमारा जो किंगडम है वो है हमारा कौन सा किंगडम? वो है हमारा बच्चों एनिमल किंगडम। अब हम एनिमल किंगडम को भी सिमिलर फैशन में पढ़ेंगे। कैसे कि सबसे पहले हम इसका वो चार्ट बना के देखेंगे, उसके बाद उन सबकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उस हिसाब से हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। एनिमल्स, एनिमल किंगडम दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो तो नहीं, मतलब इनिशियली दो पार्ट। एक सेल्यूलर लेवल की यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर कौन हो गए? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। फिर आपके टिश्यू लेवल या फिर मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। क्या क्या पार्ट हैं? नो बॉडी कैविटी, कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉलेंट्रेटा एंड प्लेथेलमेंथिस, प्ले प्लाई। इन सब के नाम थोड़े से ऑकवर्ड हैं, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लेथेलमेंथिस। ठीक है, नाउ सीडो कोलम मतलब कि नकली कोलम। सीडो कोलम, इसका एग्जाम्पल नीमाटोडा और ये कोइलोमेट। कोइलोमेट फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। मीसो डर्मल सेल
cells from a single cell during growth of embryo। देखो इन सबको जब मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं सिर्फ ये चार्ट बना रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एनेलिडा, एनेलिडा मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा एंड ऑर्थोपोडा। दूसरा कोलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोडर्म, पाउचेस, ठीक है? इसमें दो टाइप हैं, नो नोटोकॉड एंड नोटोकॉड। नो नोटोकॉड में एकिनो डर्मेटा, एंड नोटोकॉड में आपका जो होते हैं उसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा भी दो टाइप में है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब कॉर्डेटा दो टाइप में है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड है आपके पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स में, ठीक है? तो वो अब हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे, तो फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले पॉरीफेरा को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा को देखते हैं। पॉरीफेरा, इसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, दे हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, ठीक है? इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड एक्सप्लिटेला, ठीक है? दूसरा दूसरा हो गया आपका कॉलेंट्रेटा, ठीक है? इसको हम सिंडेरिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में पूछा गया है कि सिंडेरिया किसे कहते हैं, तो कॉलेंट्रेटा को कहते हैं, ठीक है? ये जो एनिमिलिया एनिमल है, ये दे लिव्स इनसाइड वाटर, लिव्स इनसाइड वाटर, दे हैव कैविटी ओवर देयर बॉडी, कैविटी इन द बॉडी, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा, सी एनिमोन। तीसरा आपका हो गया प्लेट प्लेटाहेलमिन्थिस, ठीक है? दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिपोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर फ्री लिविंग, दे आर आइदर फ्री लिविंग, या तो ये खुला जीते हैं, या तो दे आर पैरासाइट, फ्री लिविंग या पैरासाइट। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके लिवर फ्लू,
टेपवॉर्म एंड प्लेनेरिया। ठीक है। अगला अगला है नीमाटोडा। नीमाटोडा, दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी और दे आर आल्सो नोन एज राउंड worms. Cylindrical body, also known as roundworms. They are triploblastic. Triploblastic. They are mostly parasite. ये ज्यादातर पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए एस्केरीज। ठीक है। अगला है आपका एनालिडा। एनालिडा में ये जो होते हैं ये दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप इन एनिमल्स। ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनालिडा। दे हैव जॉइंट लेग्स। इनकी टांगे जॉइंट होती हैं। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। They have bilateral symmetry and they have open circulatory system. इस एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको इतने डिटेल में एक एक पॉइंट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के, आप इन नोट्स को देख लेना और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना। ठीक है, आप सामने सामने देखना। इन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो तभी मैंने आपको एक एक पॉइंट करवा रहा हूँ। मोलस्का, दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ठीक है। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल हो गए पिला, उनियो, ऑक्टोपस। ठीक है। अगला पार्ट हो गया एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा, दे हैव शाइनी स्किन। ये वो एनिमल्स हैं जिनका हैव शाइनी स्किन। इसके एग्जाम्पल हो गए एंटीडॉन, होलोथूरिया, एचिनस, एंड लास्ट इज योर प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, दे आर मराइन एनिमल्स। ठीक है। दे हैव, इसके एग्जाम्पल हो गए बेलेनोग्लोसस एंड एम्फियोनॉक्स, एम्फियोक्सिस। आप सिर्फ इसके इन पॉइंट्स को अगर याद रख पाते हो, सिर्फ और सिर्फ इतना भी कर लेते हो, तो भी आप समझो कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आने वाले सारे टॉपिक आप बड़े इजीली, सारे क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली पूरा कर सकोगे। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट। सो अब ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ प्रोसेस के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस कैसे फंक्शन करती है, कैसे प्लांट और एनिमल खाना बनाते हैं, उन सब के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। लाइफ प्रोसेस में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। देखो, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट इज योर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल के रिस्पेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन में प्लांट न्यूट्रिशन, कि प्लांट कैसे खाना बनाए। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल का देखेंगे। आपको पता है कि प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक है। मतलब ये अपना खाना खुद से बनाता है थ्रू द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, और बाय द प्रोसेस जो ये खाना बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ये खाना कैसे बनाता है देखते हैं। इसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 6 molecule of H2O, 6 molecule of CO2, 12 molecule of H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6, that is glucose, 6O2 and 6H2O। देखो, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट अपने लिए ग्लूकोज C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज बनाता है। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन और वाटर को भी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन को ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है और वाटर को भी थ्रू ट्रांसपिरेशन ये अपने अंदर से रिलीज कर देता है। तो देखा आपने कि कैसे प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके खाना बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। देखो, ये जो मैंने आपको रिएक्शन दिख के बताई है, ये ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है थ्रू क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब थ्रू क्लोरोफिल। सेकेंड, वो जो लाइट एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी विच हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। लाइट एनर्जी आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये केमिकल एनर्जी का क्या काम है? इस केमिकल एनर्जी का काम है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो H2O लिया है, इसको क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक डाउन करे। इसका केमिकल एनर्जी का क्या काम है? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम H2O। पानी से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है। और तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो, ये 3 प्रोसीजर फुलफिल होते हैं तब जाके प्लांट अपने लिए खाना बना पाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये लाइन बाय लाइन होंगे।
नहीं, ये तीनों चीज होनी चाहिए तब जाके खाना बनेगा। चाहे इसमें से पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, या क्या कहते हैं, बाकी के ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों प्रोसेस होगा तब जाके प्लांट अपने लिए खाना बना पाएगा। अब प्लांट का खाना हो गया, अब हम एनिमल का देखते हैं कि एनिमल कैसे खाना बनाता है, या एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल में हम बेसिकली देखेंगे ह्यूमंस का। ह्यूमन आपका हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करता, ये डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉफिक और बाकी के ऑर्गेनिज्म में फॉर इट्स फूड। ठीक है। अब देखो, खाना हम डायरेक्टली लेते हैं इन आवर माउथ, ठीक है। माउथ को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि खाना ट्रेवल कैसे करते हैं। हमने बकल कैविटी में लिया, बकल कैविटी से वो खाना गया आपका ईसोफेगस में, ठीक है। वो ईसोफेगस से फिर खाना गया आपका स्टमक में, स्टमक से गया फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से उसको बॉडी ने अपने अंदर से बाहर रिलीज कर दिया थ्रू एनस, ठीक है। तो ये आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसीजर है। आपका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से। इस पॉइंट को याद रखना, ये पूछ लेता है, ठीक है। आपका बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब क्या क्या होता है इन हर जगह मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने खाना खाया बकल कैविटी से, मुंह से खाना खाया। अब अब बक्कल कैविटी या मतलब माउथ में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, किस नाम से? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन आवर टंग, हमारे जीभ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, तभी आपने कई बार देखा होगा कि जो आपका फेवरेट खाना होता है, जब वो सामने आता है तो आपके मुंह से पानी आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, इनटू कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल शुगर है। ये स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद माउथ में हम वो विद द हेल्प ऑफ टीथ हम खाने को स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, फिर वो खाना हमारा थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना हमारे वो फूड पाइप से सीधा जाता है स्टमक में। अब स्टमक में आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को डाइजेशन में मदद करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उनको देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में आपके बेसिकली तीन चीज प्रेजेंट होती है। क्या? सबसे पहले HCl, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। जब खाना हमारे स्टमक तक गया, उसके बाद स्टमक में HCl रिलीज करता है, ठीक है। स्टमक HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। वो एसिडिक मीडियम हेल्प करता है, दिस एसिडिक मीडियम हेल्प्स पेप्सिन टू एक्ट। वो पेप्सिन को क्या कहते हैं, पेप्सिन को वो एक्ट करने में, उसको फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। HCl एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि पेप्सिन को फंक्शन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? देखो, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहे तो हमारे स्टमक को भी डाइजेस्ट कर दे, स्टमक को भी डिस्ट्रॉय कर दे। बट क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि स्टमक के इनर लाइनिंग में म्यूकस जो होता है वो लगा रहता है। म्यूकस जो होता है वो HCl को डायरेक्टली स्टमक के कांटेक्ट में आने से रोकता है,
और खाने और हमारे स्टमक को की रक्षा भी करता है। ठीक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपको ना एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी की बीमारी, एसिड बीमारी तो नहीं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होता है? बिकॉज जब एक्सेसिव HCl रिलीज होता है, ठीक है, आपका अगर खाना खाने का समय है दिन के 1 बजे, आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया, HCl तो उस टाइम निकलेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई 1 बजे खाना आता है, मुझे निकलना है। वो निकलेगा, अब खाना है नहीं तो वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा, उस वजह से पेट में एसिडिटी क्रिएट होगी। ठीक है। सो वो एसिडिटी क्रिएट होती है ड्यू टू HCl। अब यहां से स्टमक से, अच्छा, पेप्सिन ने क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो देखते हैं। पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में अपना काम निभाता है। ठीक है। ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। इट हेल्प से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, वो स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से एक सिक्रीशन आता है, बाइल जूस का। ठीक है। दो सिक्रीशन आते हैं, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। हम इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर जो है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को रिलीज करता है। बाइल सॉल्ट का काम क्या है? ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ता है। ठीक है। बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पार्ट में तोड़ता है। ठीक है। बाइल सॉल्ट। और बाइल जूस का क्या काम है? सोचो। बाइल जूस का देखो काम ये है कि देखो स्टमक से आ रहा है खाना, स्टमक में एसिडिक मीडियम था HCl की वजह से, तो खाना हमारा एसिडिक मीडियम में होता है। अब बाइल जूस जो है उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में चेंज करता है। ठीक है। उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। बाइल जूस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, और बाइल सॉल्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है। अब जो आपका खाना जो था वो एसिडिक से अल्कलाइन मीडियम हो गया, अब अल्कलाइन मीडियम हो गया तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज अपने जूसेस रिलीज करते हैं। ठीक है। पैनक्रियाज अपने जूसेस रिलीज करते हैं जो कि क्या कहते हैं, आ, वो जूसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही एक्ट करते हैं। ठीक है। पैनक्रियाज अपने जूसेस जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज, पैनक्रियाज अपने जूसेस जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को फुल्ली डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है। और फाइनली फाइनली रिजल्ट ये होता है कि ये सारे एंजाइम्स और जूसेस एक एक्ट करते हैं। ये फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, प्रोटीन को एमिनो एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड और फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। सो ये होता है न्यूट्रिशन में। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता ये है कि हमारे बॉडी में जो जो भी फूड है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है।
वो ब्रेकडाउन तीन मैकेनिज्म में बेसिकली होता है, ठीक है। ग्लूकोज, आप इस चार्ट को याद रखें, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट फॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट फॉर्म करता है, विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये पाइरूवेट के तीन पार्ट्स हैं, क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ईस्ट में होता है, ठीक है। ये इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज करता है। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, इन आवर मसल सेल, हमारे मसल सेल में होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये आपका फिर आगे जो भी सेलुलर फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में मदद करता है, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पे, डबल सर्कुलेशन की तरह काम करता है। अब इसको हम एक तरीके से समझते हैं, देखो। ये हार्ट, ठीक है, ये आपका हार्ट है और ये आपका लंग्स है, ठीक है। देखो सब, और ये आपके बॉडी ऑर्गन से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन आ रहा है। सबसे पहले होता यह है कि वेना कावा, जो कि लार्जेस्ट वेन होती है, ठीक है। वेना कावा आपके बॉडी से सारा क्या कहते हैं, सारी चीजें मतलब ब्लड लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट में। वेना कावा आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट में, ठीक है। वेना कावा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, लार्जेस्ट वेन है, वेना कावा, ये आपका ब्लड लाता है हार्ट में, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ये ब्लड लाता है हार्ट में, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड आपका, ये ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। ये आपका होता है, देखो, ये होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। बॉडी से ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड फ्लो होता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ब्लड आपका सीधा जाता है इन लंग्स, ठीक है। ये जो लंग्स में आपका जो ब्लड ले जाता है, वो कौन सा होता है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन योर राइट आर्ट्रियम, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका इन योर ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर होता है। तो ये आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है,
बॉडी से ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ब्लड ले जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स आपका ब्लड भेजता है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड आता है और वो सीधा जाता है आपका बॉडी में। ठीक है। और ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यहाँ से डीऑक्सीजन, यहाँ से डीऑक्सी, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। सो ये ऐसे ट्रेवल होता है। सबसे ये आपका ऐसे ट्रेवल होता है। प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन आपका थ्रू जाइलम एंड फोलम होता है। जाइलम आपका, प्लांट में अगर हम देखेंगे तो आपका जाइलम और फोलम से होगा। जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। और अगर प्लांट को अपने अंदर से पानी को रिलीज करना होता है तो वो रिलीज करता है थ्रू दी मेथड ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है थ्रू विच प्लांट्स अपने अंदर से पानी रिलीज करते हैं ताकि अपने अंदर और क्या कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन उसके अंदर इफेक्टिवली हो सके। उसके बाद लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए हमारी कौन कौन से मतलब बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है? इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है बेसिकली, देखो इसको इस वे में याद रखना आप, ये क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है, जो भी ये मतलब सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? पेयर ऑफ किडनी इंक्लूड्स, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो आपके ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना भी है। ठीक है। जिन देखो नॉर्मली ह्यूमन में ऐसे होता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इंसानों की किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। जब किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका सर्कुलेशन के वो जो एक्सक्रीशन होता है, तब आपको एक स्पेशल मशीन में आपको लगाया जाता है जो कि डायलिसिस करती है। ठीक है। ये स्पेशल मशीन होती है जो कि डायलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। जो कि आपके किडनी से वो आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर रिलीज करती है। अच्छा बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। देखो बायोलॉजी में इसके बाद दो टॉपिक बचे हैं हमारे, दो मेजर टॉपिक बचे, तीन मेजर टॉपिक। कौन कौन से? हार्मोन्स, ठीक है, बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये मैं आपको ये तीनों टॉपिक जब मैं आपको साइंस की रिवीजन वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए आप बाकी का पूरा बायोलॉजी रिवाइज करें, बाकी की सारी चीजें पढ़ें। ठीक है। अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, कोई भी डाउट आए तो पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।